नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रेम की बात आपके साथ में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पे जिस पर गौर करना बहुत ही ज़रूरी है। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो उत्तर प्रदेश से हुआ, या इसे यूं कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के रिजल्ट के कारण भाजपा अपने दम पर पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई। हालांकि कुछ अनेक राज्यों में भी नुकसान हुए हैं, लेकिन अगर 2019 के रिजल्ट को वो रिपीट कर पाती तो निश्चित तौर पे इस बार भी भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल गया होता। और इसी के चलते एक विपरीत दिशा की राजनीति स्टार्ट हुई। आपने लगातार देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल को जब कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी तो उन्होंने एक बात कहा था कि चुनाव के 2 महीने के बाद योगी आदित्यनाथ को हटा देगी। और जब चुनाव में इस प्रकार के रिजल्ट आए, भाजपा की सीटें घट गई, तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी बहुत सारे सवाल लोगों ने उठाना चालू कर दिया। खास करके उनके दल, उनके सहयोगियों ने भी उनके ऊपर सवाल उठाया। उसके बाद मंथनों का दौर जारी हुआ और जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक उत्तर प्रदेश में हुई और वहां पर केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया कि संगठन सरकार से बड़ा है। यहीं से उत्तर प्रदेश की राजनीति एक विपरीत दिशा में बहना चालू। वो कहावत है ना, आपने देखा होगा कि जब बरसात होता है, बारिश होती है, तो सड़कों पर गड्ढों में जब पानी जमा हो जाती है तो मेढक अचानक से उनकी जो संख्या है वो बढ़ जाती है। उन्हें लगने लगता है कि अभी तो मेरा एक छत्र राज है। ऐसे ही कहीं न कहीं केशव मौर्य को ये लगने लगा कि जो उनके मन में ये टीस बैठी हुई थी कि उन्हें ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, वो उनके बयान से बाहर आने लगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वही जानते हैं, लेकिन जिस प्रकार से लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब यूपी की कुर्सी उन्हें मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं केशव मौर्य को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में खासकर ऐसा दूर दूर तक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए आपके सपने तो अच्छे हैं, एक राजनेता के तौर पे ये होना भी चाहिए, लेकिन ये पूरे होने संभव नहीं दिखते। और उसमें जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप फ्रंट फुट से खेलिए जैसे आप थे, इसमें कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं है। और उसके बाद से लगातार जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में उन्होंने फैसले लेने शुरू किए, जिस प्रकार से उन्होंने काम को आगे बढ़ाने का सिलसिला जारी किया, इससे कहीं भी नहीं लगा कि यूपी में कुछ भी ज़रा सा भी चेंज होने वाला। उसके बाद फिर चर्चा चलने लगी कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली गए थे
राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए। उस मुलाकात में क्या बातें हुई ये तो बाहर नहीं आया, लेकिन फिर उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी। तो अगर उनके बयानों को देखें, ये आप मान के चलें कि निश्चित तौर पे राष्ट्रीय संगठन उन्हें ये कहा होगा कि आप अपने बयानों को संयमित रखें और थोड़ा सा केशव प्रसाद मौर्य के पिछले हिस्ट्री को भी जानना जरूरी है। जो अपनी सीट हार गया, 7 साल से वो भी मुख्यमंत्री, पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री थे, हारने के बावजूद भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। तो क्या ये उनके दिमाग में बैठ गया कि वो इतने बड़े नेता हैं कि चाहे पार्टी का जितने भी बड़े नेता हैं संगठन के, वो उन पे भरोसा करते हैं? क्या ये उनको पार्टी के द्वारा दिया गया रिवार्ड नहीं लगता है? और लोकसभा में जिस प्रकार से उनके क्षेत्र से हार हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे? उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि उनके समाज का जो वोट था वो भाजपा को क्यों नहीं ट्रांसफ़र हुआ, इस पे वो क्यों नहीं बयान देते हैं। और अगर मैं उनकी ही बयानों को मानूं कि संगठन सरकार से बड़ा है, तो फिर उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर क्यों बैठे हुए? उन्हें तो बड़े स्थानों पे जाना चाहिए, बड़े नेता हैं, संगठन में जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद वो सरकार में छोटे जगह पे आए हुए। ऐसा तो उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि नेता जो बयान देते हैं उनको बयान देने के पहले सोचना चाहिए कि इससे कहीं ना कहीं पार्टी को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसे ही एक दूसरे नेता की बात करते हैं। इन्हीं की सहयोगी दल की एक नेता हैं अनुप्रिया पटेल। उन्होंने सरकार को एक चिट्ठी लिखी कि जो पिछड़ों का आरक्षण है, सरकारी नौकरी में अगर वो सीटें नहीं भरती है तो उनको जनरल सीट में तब्दील कर दी जाती है। इस पे भी योगी आदित्यनाथ की सरकार का जवाब आया कि ऐसा नहीं होता है। जो सीटें बचती है वो आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे उस कोटे के, उसमें वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर 20 सीटें आरक्षित सीटें हैं और उसमें अगर 10 सीटें भरी है, 10 सीटें खाली रह गई और अगली बार मान लीजिए कि 25 सीटें हैं, तो 25 से बढ़कर वो 35 हो जाएगी। वो जनरल कोटे में तब्दील नहीं होती। ये स्पष्टीकरण सरकार ने दे दिया, तो ये उनकी बात गलत हो गई। दूसरी बार फिर उन्होंने एक लेटर लिखा कि टोल प्लाजा पर एक्स्ट्रा टोल लिया जाता है। इसका भी जवाब सरकार ने दिया और कहा कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें ज़्यादा पैसे लेने की कोई भी गुंजाइश है। हालांकि उन्होंने कोई भी एविडेंस नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने लेटर लिखा। तो मेरा यह स्पष्ट मानना है कि कोई भी नेता किसी भी दल का हो, अगर आप कोई आरोप लगाते हैं तो उसके तथ्य आपके पास होने चाहिए। बिना तथ्यों के सीधे सीधे आरोप लगाना आप अपने सहयोगी पर, अपनी क्रेडिबिलिटी पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर सवाल ये भी उठता है कि जिस प्रकार से विपक्ष झूठ के नैरेटिव को लेकर चुनाव लड़ा था, क्या आप भी उसी प्रोपगेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं?
या फिर आपकी मंशा कुछ और है। आपने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, एक सीट आप किसी तरह से अपनी सीट जीती, एक सीट आप हार गए। क्या आपको लगता है कि केंद्र में जो पद मिला है उसमें कुछ और बेहतर ऑप्शन दिख जाए, कुछ अच्छा मिल जाए? तो इस प्रकार के जो बयान आते हैं, इन बयानों से बचना चाहिए। ये आपसी सहयोग के लिए भी ठीक नहीं है। और अगर अनुप्रिया पटेल को ये लगता है, उन्हें ये भी बताना चाहिए कि जिस समाज से वो आती हैं उसका कितना वोट उन्होंने इस चुनाव में ट्रांसफ़र कराया था। उनसे बड़े बड़े नेता भाजपा में कुर्मी समाज के हैं, लेकिन फिर भी भाजपा को ये लगा कि नहीं, अनुप्रिया पटेल को भी साथ रखना चाहिए था, क्योंकि पहले से भी वो सहयोगी रही हैं। तो इसलिए उसका मान रखते हुए भाजपा ने उन्हें भी 2 सीटें दी, जो पूर्ववत में भी देती आई थी। तो क्या ये भाजपा की गलती थी? और इस प्रकार के बयानों से चाहे भाजपा के अंदर के नेता हों, चाहे उनके सहयोगी हों, उनको बचना चाहिए। ये उनके सरकार के लिए, सहयोगियों के लिए, आने वाले चुनाव के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और भाजपा के भी केंद्रीय नेतृत्व को इसको जितनी जल्द हो सके इसको समाप्त करना चाहिए। और जो भी नेता इस प्रकार के बयान लगातार दे रहे हैं, उनको क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि आप अपने बयानों को संयमित रखें। इससे कल के डेट में सरकार के लिए दिक्कत होगी। एक बात और मैं कहूँगा, इन बातों के इतर जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ ने यूपी में डैमेज कंट्रोल को ख़त्म करने की शुरुआत की और जो उन्होंने फैसले लेने शुरू किए, वो काबिले तारीफ है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से कांवड़ यात्रा को लेकर उन्होंने जिस रूट से कांवड़ यात्रा गुजरेगी उस पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो भी फूड वेंडर हैं, फल विक्रेता हैं, या जो भी लोग हैं जो दुकानें लगाते हैं, उन्हें अपना नाम, कर्मचारी का नाम बोर्ड लगाना ज़रूरी है। इस पे एक अलग तरह की सियासत चालू हो गई। इस पे सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल हुई है। सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी सुनवाई है। इस पे क्या फैसले आते हैं, लेकिन विपक्ष ने इसको भी एक समुदाय से जोड़ दिया है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप दर्शक ऐसी पार्टियों को, ऐसे नेताओं को और इनकी क्रियाकलापों को जो इस प्रकार की राजनीति करते हैं, इनको भी बहुत अच्छे से देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और इनकी बयानबाजी क्या इशारा कर रही है, इसको तो निश्चित तौर पे समझने की आवश्यकता है। अगर आप इसको आज नहीं समझेंगे तो आने वाले दिनों में ये किस तरह के नैरेटिव को आगे ले जाएंगे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार झूठ के नैरेटिव पर 2024 के लोकसभा चुनाव लड़े गए और आज भी कांग्रेस इस दंभ में है कि वो जीती है, तो उन्हें उसी दंभ में रहने दीजिए। और एक बात जान लीजिए कि ये सरकार निश्चित तौर पे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और विपक्ष निश्चित तौर पे सदन नहीं चलने देगा। उसकी भरपूर कोशिश वो करेगा जो पिछले 10 सालों से वो करता आया है। आज से संसद सत्र भी चालू हो गए हैं, कल बजट पेश होने हैं
और प्रधानमंत्री ने इसमें जो बातें कही है उसको भी आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ये विश्लेषण कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप सभी से आग्रह है, चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।